Good morning, class. Today we are going to discuss about the remaining topics of chapter electric field and Coulomb's law. आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के लिए जो रिमेनिंग टॉपिक है चैप्टर 1 के उसको आज डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है. एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स. जो बेसिक फंडामेंटल्स थे हमने वो डिस्कस किए हैं, लाइक चार्ज क्या होता है, उसका क्वांटाइजेशन कैसे होता है चार्ज का, आफ्टर दैट व्हाट टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, मतलब विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव चार्ज, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, चार्ज के बारे में स्टडी किया. फिर हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में. एंड और लेक्चर का जो एंड था वो हम लोगों ने कूलम्स लॉ पर ही आकर किया हुआ था. उसी को मैं पहले पिक करता हूं और उसी से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर उसके बाद मूव करेंगे. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ को ही डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फोर्स का बना था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस को डिफाइन किया गया था. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are 2-point charges and they are separated by R distance. दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पे जब स्थित होते हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम कूलम्स लॉ के हेल्प से डिफाइन करते हैं. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फिर हम लोगों ने बताया था, ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि अगर ये पॉइंट चार्ज किसी अदर मीडियम में प्लेस्ड हो, किसी ऐसे माध्यम में प्लेस्ड हो जिस माध्यम का अपवर्तनांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कितना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. सो इस फॉर्मूले में एक वेरिएशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर चार्जेस प्लेस्ड होंगे तो वो उन चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाता है. ठीक है. अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, एप्सिलॉन नॉट एंड K को, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है. अब यहां पर एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने क्या किया है कि जो निर्वात की वैद्युशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ यानी परावैद्युतांक के साथ कंबाइन कर दिया और उसकी जगह एक सिंबल प्रेजेंट कर दिया एप्सिलॉन. एप्सिलॉन को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे कि माध्यम की वैद्युशीलता, जिस माध्यम में इस समय ये दोनों आवेश स्थित हैं. ठीक है. हमने इन लोगों की वैल्यू के बारे में भी बात कर लिया था. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, 8.85 × 10 की घात -12. फॉर्मूला मात्रक क्या निकल के आया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. आज हमको जो स्टार्ट करना टॉपिक वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश स्वरूप में कूलम के नियम को हम व्यक्त करेंगे और उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं और क्या इफेक्ट होता है डायरेक्शन का यानी वेक्टर फॉर्म का. सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम के नियम को अगर हमें सदिश स्वरूप में व्यक्त करना है, इसका मतलब यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, यानी दिशा का महत्व होगा. कैसे होगा, हम सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं दो बिंदु आवेश हैं और दोनों किस प्रकृति के हैं, धनात्मक, एक प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2. हम इस बारे में बात कर चुके. वी ऑलरेडी नो दैट द सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस, जब सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, तो ऐसे चार्जेस के इन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव इन नेचर, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है. ठीक है. और उसकी डायरेक्शन कहां होती है, उसकी दिशा कहां होती है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है. ठीक. सो ये हो गया.
ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो पहले वाले पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं F12, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। दूसरे पे जो एक्ट कर रहा है उसको बोल रहे हैं F21, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। यानी F12 का मतलब है पहले बिंदु आवेश पे दूसरे बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल, और F21 का मतलब है कि दूसरे बिंदु आवेश पर पहले बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल। दोनों बिंदुओं के बीच की अगर पॉइंट कर दें, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो दूरी जो है वो कितनी है, R, या दूरी का जो परिमाण है वो कितना है, R। लेकिन अगर आपको ध्यान हो एक चीज कि हम लोगों ने क्लास 11th में जब सदिश या वेक्टर के बारे में स्टडी किया था तो एक पोजीशन वेक्टर टर्म आता था, स्थिति सदिश, उसका यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे यानी विस्थापन सदिश। वो कैसे निकाला जाता, अगर उसको यहां पर मेंशन करना चाहें तो कुछ इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। हम इसकी पोजीशन को अलग अलग मेंशन कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, यहां से Q1 की जो डिस्टेंस है वो वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट हो रही है, और Q2 की जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट हो रही है वेक्टर R2 से। ठीक है, R1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट A के लिए, R2 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B के लिए, और ये हो गया आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो R1 और R2 पॉइंट A एंड पॉइंट B के लिए पोजीशन वेक्टर्स हो गए हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी A से B एंड B से A। ओके, अब अगर हमें A से B की डिस्टेंस लिखनी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A से B की डिस्टेंस निकालनी होगी, सो हम उसको लिखेंगे वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्या मतलब हुआ, वेक्टर B मतलब R2 माइनस R1, और इससे अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, R12। 12 का मतलब 1 से 2 की डिस्टेंस हुई, और 21 का मतलब 2 से 1 की डिस्टेंस हुई। अब नोटिस कीजिएगा 12 लिखा है तो 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि 12 का मतलब 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है। अब अगर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, सो R12 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन 1 से 2 के लिए, यानी पॉइंट A टू पॉइंट B। BA क्या डिफाइन करेगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यानी R1 माइनस R2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R21। अब नोटिस करते चलिए पॉइंट हम क्या, हमने डायरेक्शन की बात सबसे पहले क्यों की है, क्योंकि फॉर्मूला मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो क्या प्ले करेगा, डायरेक्शन। अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, उस चीज का इंपॉर्टेंस हमको ध्यान रखना है। R12 का मतलब वेक्टर ए बी, यानी ए से बी की तरफ डायरेक्शन हो गई। BA का मतलब डायरेक्शन कहां से हो रही है, A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब कहां से कहां हम जा रहे हैं, B से A की ओर जा रहे हैं, यानी डायरेक्शन B टू A है। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर R21। वेक्टर नोटेशन तो वैसे ही है, लेकिन डायरेक्शन R21 डायरेक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहा है, B टू A, और R12 क्या डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, A टू B। ये हमने वेक्टर नोटेशंस ले लिए। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो फोर्स 1-2 का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, चार्जेस Q1 Q2 अपॉन में जो मैग्नीट्यूड होता था उसका स्क्वायर लिखा जाता था। लेकिन मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट हैंड साइड पे भी जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा उसमें भी जो क्वांटिटी मेंशन होगी वहां पर उसकी डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होना कंपलसरी है। सो वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो सकती है। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए F12 की डायरेक्शन किसकी है, F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं कि R21 की डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहां पर हम जो लिखेंगे वेक्टर वो कितना होगा, R21, इसके मॉड का स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। ठीक है, ये तो परिमाण हो गया। दिशा कौन व्यक्त कर रहा है, R21 यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F12
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब एंड R21। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश को हमने रूपांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया सदिश बटे परिमाण, यानी वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली हम दूसरे फोर्स के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेकंड फोर्स हमारा है F21। F21 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 में तो कोई चेंज नहीं है, दोनों चार्जेस हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2। अब F21 की डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, R12। देख लीजिए R12 की डायरेक्शन कहां है, A से B, A से B, वही डायरेक्शन किसकी है, F21 की है। सो यहां पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा R12 स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। इसे भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का क्यूब और साथ में वेक्टर R12। अब आप लोग जो फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स को रेफर करते हैं, हाँ, वो एक बार इस चीज को देखिए, समझिए, फिर मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूं। अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। कुछ बुक्स में आप नोटिस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म जो गिवन होगी उसमें आप देखेंगे F12 के साथ R12 लिखा होगा, मैंने यहां पर लिखा है 21। वो कब होगा और ये कब होगा, इसका डिफरेंस समझिए। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो F12 निकालेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे 21, जैसा मैंने लिखा है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो F12 लिखने पे R भी 12 ही लिखा जाएगा। पॉइंट समझिए, यहां पर मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए इसीलिए F12 निकालने पे R21 लिखा है। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता तो उस केस में F12 लिखते तो R12 लिखते। कैसे होगा देखते हैं। अगर एक निगेटिव चार्ज हो जाता तो यहां पर जो प्रतिकर्षण बल है, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो एक्ट कर रहा है, उसकी जगह फोर्स कैसा होता, अट्रैक्टिव होता। अट्रैक्टिव होता तो F12 की डायरेक्शन कहां होती, इनवर्ड होती। और इनवर्ड डायरेक्शन होने पर आप नोटिस कर सकते हैं कि R12 की डायरेक्शन भी कहां है, इनवर्ड है, यानी पॉइंट A से अंदर की ओर, इनसाइड। A टू B हो जाती डायरेक्शन, यानी फोर्स की भी डायरेक्शन A टू B होती और R12 की डायरेक्शन भी A टू B होती। ठीक है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, Q1 निगेटिव हो गया और Q2 पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है F12, उसकी डायरेक्शन इधर, F21 इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, सॉरी, F21 वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब यहां पर जो हमने पहले लिखा हुआ था R12 की डायरेक्शन कहां थी, इस साइड थी, और R21 की डायरेक्शन कहां थी, इस साइड थी। अब आप नोटिस कीजिए कि F12 और R12 दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मींस F12 के फॉर्मूले में क्या लिखा जाएगा, R12 लिखा जाएगा, और F21 और R21 की डायरेक्शन सेम है, तो जब हम F21 निकालेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, R21। यानी सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस के लिए जब वेक्टर नोटेशन यूज करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट के सिंबल और जो आपका फोर्स का सिंबल है, इनमें डिफरेंस होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। बट अगर हम अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस यूज करते हैं, तो अगर हम F12 निकाल रहे हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी कंसीडर की जाएगी, F12 भी, सॉरी, R12 भी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, सो ये टॉपिक हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश स्वरूप हमने देख लिया कूलम के नियम का। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है। अगर इसको हम बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में, किसी प्लेस पर मल्टीपल चार्जेस हैं, ढेर सारे चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। उसे हम वेक्टर नोटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड जब हम करेंगे, न्यूमेरिकली हमें ये सॉल्व करना होगा, तो वहां पर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस सॉल्व करने, और रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ सर्टेन मेथड्स होते हैं, उसको हम न्यूमेरिकल के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? बहुत शॉर्ट में करेंगे उसको, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टॉपिक पर। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, इस पर बेस हमें न्यूमेरिकल करने हैं, वहां पर हम न्यूमेरिकल में से डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए ये एक चार्ज कैपिटल क्यू है, सिस्टम में प्लेस्ड है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, Q2, Q3। मैं 3 चार्जेस ले रहा हूं, n नंबर ऑफ चार्जेस नहीं ले रहा हूं। अगर आपको n लेना चाहते हैं तो हम थर्ड को रिमूव कर देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, Qn लिख देंगे, Qn। अगर सबके डिस्टेंस को डिफाइन कर लें तो ये डिस्टेंस R1 से रिप्रेजेंट हो रही है, ये डिस्टेंस R2 से रिप्रेजेंट हो रही है, ये डिस्टेंस Rn से रिप्रेजेंट हो रही है। सबका वेक्टर नोटेशन है, ठीक। इस पॉइंट को हमने O बोल दिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। सिंपल। सो हमको क्या बताना है कि ये जो चार्ज Q है, कैपिटल Q जो चार्ज हमने कंसीडर किया, इस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे फोर्सेस कैसे हैं, पॉजिटिव इन नेचर है। सभी चार्जेस जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव इन नेचर, यानी सारे फोर्सेस की डायरेक्शन अलग होगी। सो Q और Q1 के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स F1 से। वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q Q1 अपॉन R1, इसके मॉड का स्क्वायर, और साथ में वेक्टर R1 लिखा जाएगा किसके साथ, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। सिमिलरली चार्ज Q और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको डिफाइन कर रहे हैं किससे, F2 से। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया आपका R2। सिमिलरली जो लास्ट है वो है कैपिटल Q और Qn, इसके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Fn से। फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब वेक्टर नोटेशन अभी हम लोगों ने जो सीखा है बस उसी के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। Qn अपॉन मॉड ऑफ Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर। फाइनली वेक्टर नोटेशन में रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता था, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लेते थे तो वही हमारा वेक्टर नोटेशन में रिजल्टेंट हो जाता था। तो हमने सपोज कर लिया जो रिजल्टेंट है उसको F रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। F किसके इक्वल होगा, सम ऑफ F1, एक्चुअली एल्जेब्रिक सम ऑफ F1 F2 डॉट डॉट टिल Fn, ठीक है। सबकी वैल्यू हमको एज इट इज पुट कर देनी है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम चीज कॉमन मिल रही है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, Q1 अपॉन मॉड ऑफ R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 एंड डॉट डॉट टिल Qn अपॉन मॉड ऑफ Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn। सो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बता रहा है कि किसी भी चार्जेस पे अगर मल्टीपल फोर्स एक्ट कर रहे हैं सो जो रिजल्टेंट होगा उन सारे फोर्सेस का उसको कैसे निकाला जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हमने क्या किया, एल्जेब्रिक सम ले लिया जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे और न्यूमेरिकल के टॉपिक स्टार्ट होने पर उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश किसी भी प्रकार के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है, फिर से इसको डिफाइन कर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। अगर हम बात करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर एनी अदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन। किसी भी चार्ज के सराउंड कोई स्पेस जहां पर हम कोई दूसरा चार्ज काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। उस स्पेस को, उस सराउंडिंग स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे देखते हैं, सपोज ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू प्लेस्ड है इस पॉइंट पर, स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं प्लस कैपिटल क्यू प्लेस्ड है। इसके सराउंडिंग अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाते हैं Q, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पर लेकर गए। अब अगर ये जो स्मॉल q चार्ज है, ये चार्ज किसी भी तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कौन से चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, पॉइंट समझिएगा। ये कैपिटल Q अपनी जगह प्लेस्ड है, लेकर किसको जा रहे हैं, स्मॉल q। फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा, स्मॉल q। स्मॉल q जैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। सो ये पता चल रहा है हमको कि हम जिस सराउंडिंग में, जिस स्पेस में, जिस जगह पर हैं, वो स्पेस क्या बिलोंग कर रहा है, वो स्पेस बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, कैपिटल Q की, लेकिन फोर्स को कौन एक्सपीरियंस करेगा, स्मॉल q। पॉइंट समझिएगा इस बात को कि फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज जिसको हम लेकर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी है, जो चार्ज पहले से वहां पर प्लेस्ड है। डेफिनेशन क्या हो रही है, इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। क्या हो रही है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज डिफाइंड एज a space surrounding that charge where any other charge can experience force of attraction or repulsion। किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई एक अन्य आवेश किसी भी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन तो कर रहे हैं, सो इसको कैलकुलेट भी करना होगा ना कि क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अगर आप देखिए और समझिए, यहां पर डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या शब्द यूज किया गया है कि फोर्स किसी भी प्रकार के बल का अनुभव करता है, तब ये बात हो रही है। कौन कर रहा है, स्मॉल क्यू। अब एक चीज समझ लेते हैं कि हम स्मॉल क्यू को लेकर आए हैं और वो कैपिटल क्यू से कितनी दूरी पर है, एज्यूम कर लिया वो कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक, सो दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा उसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल चार्ज। जो छोटा सा आवेश लेकर आ रहे हैं, वो आवेश जिस बल का अनुभव करता है उसी पर निर्भर करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज हम लेकर आ रहे हैं, वो जितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसी फोर्स पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर प्लेस्ड कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई एकांक धन आवेश जिस वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से रिपीट करो, पहले हिंदी में डिफाइन करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये जो स्मॉल क्यू है, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस
पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन हो रही है। क्या डिफाइंड हो रही है फॉर्मूला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिफाइन करेंगे, वो किसके इक्वल है? एफ अपॉन क्यू। अब अपॉन क्यू आ गया क्योंकि यूनिट बोला है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है, यानी क्यू कैसा हो? 1 हो, 1 कूलैम हो, तो क्यू कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिफाइन किसके इक्वल हो रहा? फोर्स के इक्वल हो रहा है, यानी फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिफाइन करता है। कैसे फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हम क्यू चार्ज को लेकर आए हैं, अगर ये चार्ज बहुत स्मॉल होता तो क्यू नॉट लिख देते, तो यहां पर भी क्या आ जाता? क्यू नॉट आ जाता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉर्मूला तो आ गया, यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स को डिफाइन करते हैं न्यूटन में, चार्ज डिफाइन होता है कूलम में, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिए जो यूनिट बनेगी, मात्रक बनेगा, वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, अब अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने फोर्स के रिगार्डिंग या एप्सिलॉन नॉट के रिगार्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कराया था, बट अगर आप चाहें तो यहां पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। न्यूटन डिफाइन करता है डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 और कूलम डिफाइन करता है at। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो mlt-3a-1 ये हो जा रहा है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। ठीक, अब हम लोगों को यह समझ में आ चुका है कि फोर्स पर ही कंप्लीटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? स्पेस सराउंडिंग अराउंड एनी चार्ज वेयर एनी अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस any other charge can experience a force of attraction or repulsion। किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक अन्य वैद्युत आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। वो क्या है? We have to calculate intensity of electric field due to a point charge, यानी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको डिफाइन करते हैं। अब बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर ले रहे हैं कि पॉइंट O है, यहां पर हमने प्लेस किया हुआ चार्ज कितना? कैपिटल Q। इस चार्ज कैपिटल Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चार्ज कैसा है? प्लस Q है। हमें क्या अज्यूम करना होता है कि जिस भी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस है। कौन सा प्लेस है? स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो कितना है? प्लस Q नॉट। सो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो F किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैपिटल Q, स्मॉल q नॉट और अपॉन R स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को हमने वहां पर एज्यूम किया उस चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, सो E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? F अपॉन Q नॉट, यानी 1/Q नॉट लिखे रहने दे और F की वैल्यू जो है वो लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे डिफाइंड हो रही है? उस पॉइंट चार्ज से जिस डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो डिस्टेंस होनी चाहिए, वो चार्ज होना चाहिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q इज द charge and R is the distance of that point charge from the point where we have to calculate the intensity of electric field। उस बिंदु से दूरी, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर है।
अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, तो इसकी भी कुछ दिशा होगी, उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे भी हम न्यूमेरिकल सेक्शन करने की बात करते हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वहां पर कंप्लीटली रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो फिर हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कैसे होगी। अब अगर आप नोटिस कीजिए कि यहां पर चार्ज कौन सा प्लेस था, प्लस क्यू। हमने एज्यूम किया कौन सा चार्ज पॉइंट पी पर प्लेस्ड है, प्लस क्यू नॉट। तो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षण बल। तो बल की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। और अगर बल की दिशा बाहर की ओर है, यानी फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। कैसे, हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, यानी जो डायरेक्शन F की होगी वही डायरेक्शन E की होगी। ये तो हमें समझ में आ ही गया है। ठीक है, जब फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। ठीक, सो अब यहां पर क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, उससे किसी डिस्टेंस r पर आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर आप क्या एज्यूम करेंगे कि कैसा चार्ज प्लेस है, प्लस क्यू नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव इन नेचर, बाहर की ओर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, बाहर की ओर। अगर नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड होता है, वहां से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, यहां पर कौन सा चार्ज प्लेस है, प्लस क्यू नॉट। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो जब फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इनवर्ड। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर धन आवेश है, उससे हम किस दूरी पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हमेशा धन आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कहां होगी, आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर। देख लीजिए बाहर की ओर दिख रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, और अगर कभी नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी ऋणात्मक आवेश की वजह से किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव आवेश की ओर होगी, यानी इनवर्ड होगी। देखिए P से माइनस नेगेटिव चार्ज जो है उसके डायरेक्शन में। क्लियर है, इस कंक्लूजन को ध्यान रखिएगा, हमें कुछ चीज भी मेमोराइज नहीं करनी होती, सारी चीजें कंसेप्ट बेसिस पे है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर एज्यूम किया, प्लस क्यू नॉट है, दोनों सेम काइंड के चार्ज हुआ, फोर्स कैसा हुआ, रिपल्सिव हुआ, प्रतिकर्षण यानी बाहर की ओर, तो E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो गई। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या एज्यूम किया, प्लस क्यू नॉट है, फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव इन नेचर, डायरेक्शन कहां हो गई, इनवर्ड हो गई। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। आई होप इतने में चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको चीजें नोट करनी है, ये ट्रिक नोट करनी है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पर डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, या इसको इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें इलेक्ट्रिक भी वर्ड आ रहा है, फोर्स भी वर्ड आ रहा है, लाइंस भी आ रहा है। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक लाइंस है, एक कर्व की फॉर्म में लाइन है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर रही है। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या डिफाइन करती है वैद्युत बल रेखाएं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है वही पथ को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या डिफाइन करती हैं कि विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, a unit positive isolated test charge moves on which path defined, it is completely defined by electric line of force.
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या डिफाइन करती हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पाथ पर यूनिट पॉजिटिव आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज मूव करता है उस पाथ को ये डिफाइन करती हैं। क्या हो रहा है? ये कंप्लीटली डिपेंड कर रही हैं किस चीज पर? कि यूनिट पॉजिटिव आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं कांस्टेंट नहीं बोला गया है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई भी यूनिट पॉजिटिव आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जिस जिस पॉइंट्स पर पाथ पर ये मूव करता जाएगा वो पाथ डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं। मान लीजिए कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, उस पर कोई आपका टेस्ट चार्ज है, वो इस तरह के पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, पहले यहां गया फिर इस तरफ से टिल्ट होता गया। सो ये क्या डिफाइन करती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाओं को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पाथ पर, इस पथ पर किसी भी एक पॉइंट पर यानी किसी भी एक बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। यानी वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को उस बिंदु पर प्रदर्शित करती है। यानी टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पर टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया वो क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक, सबसे मेन चीज समझने वाली बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये एक कर्व के फॉर्म में होती हैं और बिल्कुल फ्रीली मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं? फ्रीली कर्व के फॉर्म में होती हैं। इसको देखने के लिए हम एक सर्टेन इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ऑलवेज ओरिजिनेटेड यानी उत्पन्न होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, और ऑलवेज टर्मिनेट होती हैं कहां पर? नेगेटिव चार्ज पर। यानी धन आवेश से उत्पन्न होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक, इस चीज को समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की यानी वैद्युत बल रेखाओं की एक गुण है कि धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दूसरी प्रॉपर्टीज हमने आपको सबसे पहले बता दी है कि अगर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एट एनी पॉइंट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये डिफाइन करती है। और क्या होता है? अगर सेम काइंड ऑफ चार्जेस एक दूसरे के नियर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, सो ऐसे केसेस में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे से दूर हटती हैं। क्यों दूर हट रहे हैं ये भी समझते हैं। यहां सब ओरिजिनेट ही हो रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस का मतलब कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव इन नेचर फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? एक दूसरे से दूर होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी क्या है? उसी का एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक फॉर्म है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वो भी क्या होंगी? एक दूसरे से दूर हटेंगी, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, फार अवे रहने की कोशिश करेंगी। ठीक, बट अगर इसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, दूसरा नेगेटिव चार्ज रख दें, तब क्या होगा? पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी, कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेंगी। ठीक है, ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज मैंने बताई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के नियरली प्लेस्ड है, यानी ये शेप फॉर्म हो रहा, कोई भी शेप फॉर्म हो सकता है, ऐसे प्लेस्ड है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रांग है। अगर ऐसा हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप से हो, यानी उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी।
यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर एक दूसरे के नियरली प्लेस्ड होते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और अगर एक दूसरे से फार अवे प्लेस्ड होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ और सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटर टू द कंडक्टर। कभी भी कंडक्टर में ये इंटर नहीं कर सकती हैं, यानी किसी भी चालक में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर समझिए एक मटेरियल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर मतलब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। ठीक, कंडक्टर में जो आपको अगर ध्यान हो, हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेटल एक कंडक्टर होता है जिसके लिए के की वैल्यू हमने कितनी रिप्रेजेंट की थी? इन्फिनिटी। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो क्या उस मेटल शीट या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। आपको सीधा लॉजिक समझना है। कंडक्टर है, कंडक्टर यानी काइंड ऑफ मेटल भी हो सकता है, बिल्कुल कंडक्टिंग इन नेचर होता है। सो उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होगी। जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना ही फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटर टू द कंडक्टर। कभी भी कंडक्टर के अंदर वो इंटर नहीं कर सकती हैं। क्लियर? इतनी चीज समझ में आती है। कुछ सर्टेन और प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को आप एक बार गो थ्रू होइएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है सो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सर्टेन टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। इन टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कीजिए, इनके साथ गो थ्रू होइए, बुक्स को भी रेफर कीजिए। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उसके थ्रू इसको आप स्टडी कीजिए। जो कोई कंफ्यूजन होता है को तो वो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, मुझे आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को कंसीडर करके उसी पर बेस्ड अपनी वीडियो फॉर्म करूंगा। सो टिल देन आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी पोस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।